हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियरी। क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है? देखिए, नाम से आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट द न्यूक्लियस। पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर 12, उसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उससे एक नया मॉडल उसने दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन के शेल्स के बारे में पढ़ा था। इन द चैप्टर ऑफ एटम्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करता है, उसको आप एक्साइट कर सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन के शेल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूमता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरीथिंग वी स्टडीड वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। हमने न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है उसके बारे में नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है। अब एक चीज देखिए, जब भी आप किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं तो आपने हो सकता है नोटिस करा हो, पीरियोडिक टेबल में जब कोई एलिमेंट लिखा होता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। ऊपर वाला नंबर हम डिनोट करते हैं ए से और नीचे वाला जेड से। दिस इज द मास नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? जैसे कि सपोज करिए सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम नीचे 11 होता है, ऊपर 23 होता है। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? 11 क्या मीन कर रहा है, 23 क्या मीन कर रहा है? सोडियम का अगर हम एटम देखें, एटम में क्या क्या होगा, तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस चैप्टर में पढ़ाएंगे डिटेल में इनके बारे में। और बाहर जो शेल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप ये जानते हैं कि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल्स में होंगे। और ये बताता है हमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर टेल्स यू कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और वो जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होगा। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, and that has to be equal to the number of electrons in the shells. ठीक है, तो यानी सोडियम है, सोडियम में नीचे 11 लिखा है, यानी सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है और बाहर शेल्स में मिलाकर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 281 वो आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। नीचे 11 है यानी न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है। ठीक है, अब ये बताइए ऊपर वाला नंबर यानी मास नंबर 23 ये क्या बताता है? मास नंबर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये वर्ड देखिए, न्यूक्लियॉन्स, ये हमें बताता है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने। व्हाट इज न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियॉन इज एनीथिंग व्हिच रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऊपर वाला नंबर हमें बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। 11 तो प्रोटॉन है। सोडियम की बात करें अगर, ऊपर वाला नंबर हमें बताता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलाकर 23 है। देखिए 11 तो प्रोटॉन्स है और टोटल 23 होने चाहिए, यानी न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? अगर इसी फॉर्मूले में आप 23 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 11 थे, तो वहां से न्यूट्रॉन निकल आएगा, यानी इट हैज 12 न्यूट्रॉन्स। अब देखो ऊपर वाला नंबर जो है ना, टोटल 11 और 12 ऐड कर दीजिए 23।
ऊपर वाला नंबर जो मुझे बताता है वो न्यूक्लियस के अंदर के टोटल पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। 23 है, यानी 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, टोटल 23 बन गया। ऊपर 23 लिखा है। नीचे जो लिखते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन लिखते हैं। देखिए नीचे 11 प्रोटॉन्स है, 11 लिखा है, और ऊपर जो होता है वो इन दोनों का टोटल होता है। ठीक है ना। तो यू शुड बी वेरी क्लियर मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इस चैप्टर में बहुत जगह ये नंबर्स यूज होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। न्यूट्रॉन तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम 1327। इसके न्यूक्लियस में देखते ही मुझे पता लग रहा है नीचे वाला नंबर 13 है, यानी 13 प्रोटॉन्स है, और टोटल 27 होना चाहिए, यानी टोटल पार्टिकल 27 होने चाहिए। तो बाकी कितना बचा, 13 में और कितने न्यूट्रॉन हो कि टोटल 27 हो जाए, यानी 14 न्यूट्रॉन होने चाहिए। और बाहर इलेक्ट्रॉन के शेल्स होंगे, उनकी बात इस चैप्टर में हम नहीं करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए 13 प्रोटॉन्स, नीचे वाला नंबर, इट इज गिविंग मी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 13 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स, टोटल 27 हो गया। ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अच्छा, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। कुछ नोमेनक्लेचर होता है, कुछ नेमिंग हम करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। 3 मैं आपको बताऊंगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। Isotopes, isobars, isotones. Do not confuse between their names. Topes, bars और tones. Isotopes क्या होते हैं? These are the elements which have the same Z but different A. अब समझो Z और A सेम एटॉमिक नंबर, यानी नीचे वाला नंबर सेम होता है, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है क्लोरीन। क्लोरीन नीचे 17 होता है, ऊपर 35 होता है। क्लोरीन एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेम क्लोरीन ही है, क्लोरीन 2 अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, 17 और इसमें ऊपर 37 होता है। देखिए दीज टू आर द सेम एलिमेंट, दोनों क्लोरीन ही है, पर क्लोरीन के ही 2 अलग अलग फॉर्म्स हो गए। क्लोरीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स है। सेम Z, देखिए नीचे वाला नंबर दोनों में सेम है, डिफरेंट A, ऊपर वाला नंबर दोनों में अलग अलग है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें देखिए 17 है नीचे वाला, तो 17 प्रोटॉन्स होंगे। इसकी बात करें अगर, नीचे वाला नंबर तो 17 है, 17 प्रोटॉन्स होंगे। बाहर जो इलेक्ट्रॉन का शेल होगा उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी बाहर जो इलेक्ट्रॉन का शेल होगा उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्क क्या है इसमें, देखो 37 यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 37 है, यानी हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, इट हैज 20 न्यूट्रॉन्स, इट हैज 18 न्यूट्रॉन्स। ध्यान से देखो, दोनों आइसोटोप्स में फर्क सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी फिर सेम ही होंगे। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स जहां पर प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बस दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, पर दोनों है क्लोरीन ही, क्योंकि जो एलिमेंट का नाम है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है। दोनों में 17 है तो एलिमेंट तो क्लोरीन ही होगा। ठीक है ना, तो क्लोरीन के ही 2 फॉर्म्स हैं। हम ये बोलते हैं क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। सेम Z, आइसोटोप्स में Z सेम होता है, देखिए Z सेम है दोनों में, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर 35, 37। ये
अब यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है आइसोटोप्स में, आगे वाले अभी कराएंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं लोग। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लिखोगे, पीरियोडिक टेबल आप लोग समझते हैं, एलिमेंट सारे लिखे जाते हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो एलिमेंट जो भी लिखा जाता है, जो भी कोई भी एलिमेंट देखिए आप पीरियोडिक टेबल का, जो भी एलिमेंट लिखते हैं, हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक ही बार आता है। जैसे नाइट्रोजन है, वो रिपीट नहीं होगा, ये नहीं कि नाइट्रोजन यहां था, थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन यहां भी आ गया, या हीलियम यहां था, हीलियम यहां पे दोबारा आ रहा है। ईच एलिमेंट विल कम ओनली वंस इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हो गई अब क्लोरीन के साथ। क्लोरीन तो दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में। जहां भी क्लोरीन हमें मिलेगा, थोड़ा सा क्लोरीन इस फॉर्म में होता है, थोड़ा सा क्लोरीन इस फॉर्म में होता है, यानी क्लोरीन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब क्लोरीन को तो फिर मैं इस फॉर्म को भी लिखूं और इस फॉर्म को भी लिखूं, तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन को दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो दो फॉर्म्स हैं। पर ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन जो है, रिकॉल करिए, या पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो उसको खोल के एक बार देखिए प्लीज, कि उसमें क्या क्लोरीन दो बार आता है, क्योंकि क्लोरीन के तो दो फॉर्म्स हैं। इस वाले को लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में, या इस वाले को लिखते हैं, या दोनों को लिखते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल में देखिए। पीरियोडिक टेबल में दोनों नहीं लिखे जाते, क्लोरीन जो आता है एक ही बार आता है। अब अगर क्लोरीन एक ही बार आता है तो फिर वो कौन से वाला आता है? इसमें 17 है, 35 है, इसमें 17, 37 है। 17 तो खैर यहां सही है। अब ऊपर क्या लिखूंगा? 35 लिखूंगा तो ये वाला लिख दिया मैंने, इसको छोड़ दिया। 37 लिख दिया तो यानी उसको लिख दिया, इसको छोड़ दिया। छोड़ना भी नहीं है किसी को, और दो बार भी नहीं लिखना। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, एवरेज एटॉमिक वेट। आप क्या करिए, पीरियोडिक टेबल में जब आप उस एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं, आप अलग अलग आइसोटोप को नहीं लिखेंगे। आप क्या करिए, एक ही बार लिखिए उस एलिमेंट को। ऊपर जो आपको लिखना है ना, वो आप इनका वेटेड एवरेज ले लीजिए। वेटेड एवरेज का मतलब, ना मैं 35 लिखूंगा ऊपर, ना मैं 37 लिखूंगा, मैं इन दोनों का एक एवरेज निकालूंगा। और एवरेज उस बेसिस पे कि ये कितना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है नेचर में ये वाला ज्यादा एग्जिस्ट करता हो तो इसकी वेटेज ज्यादा है, ये वाला कम एग्जिस्ट करता हो तो इसकी वेटेज कम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, m1% 1 प्लस m2% 2 सेम डिवाइडेड बाय 100। यानी m1 है पहले आइसोटोप का मास, %1 है कि नेचर में ये वाला आइसोटोप कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस या इसका परसेंटेज अकरेंस अभी समझा देंगे। m2 है दूसरे वाले का मास, और ये है उसकी परसेंटेज अकरेंस। और ऐसे अगर 3 आइसोटोप होते क्लोरीन के तो m3%3 आ जाता, जितने आइसोटोप है। ठीक है ना। अब परसेंटेज अकरेंस की बात समझते हैं। सपोज करिए हमने नेचर में कहीं पे क्लोरीन एग्जिस्ट करता होगा, लेट अस से सी वाटर में से हमने क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करा। तो सी वाटर में से जब हम क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा क्लोरीन उसमें ये इस फॉर्म का होता है, थोड़ा इस फॉर्म का होता है। लेट अस से आपने सी वाटर में से, मान लो कहीं से भी किसी भी तरीके से आपने कहीं माइन से या कहीं से 100 kg क्लोरीन निकाला। नेचर में जहां भी एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, वहां से मैंने 100 kg क्लोरीन निकाल लिया। अब क्या वो 100 kg यही होगा या ये होगा? मिक्सचर होगा। जब भी हमें नेचर में मिलेगा क्लोरीन तो जितने भी उसके फॉर्म्स हैं उनका मिक्सचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि यही वाला मिलता है या यही वाला मिलता है। ठीक है ना।
इट इज अ मिक्सचर अपने दोनों आइसोटोप्स का। कोई एक आइसोटोप हो सकता है ज्यादा एग्जिस्ट करता हो, दूसरे का कम होता है। अब जैसे ये वाला है, इसका यूजुअली रिलेटिव अबंडेंस जो होता है 75% होता है, और इसका 25 अप्रोक्सीमेटली, कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने नेचर में से 100 किलो क्लोरीन निकाला, उसमें से 75 kg जो होगा वो Cl1735 होगा, और बाकी 25 kg Cl1737 होगा। तो इसका रिलेटिव अबंडेंस हो गया 75%, इसका हो गया 25%। ठीक है, ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आइसोटोप कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहां पुट करते हैं M1 35 इंटू इसका अकरेंस 75% प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां पे। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो जो भी है कैलकुलेशन में, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। दिस विल कम आउट टू बी 35.5। ये आपका एवरेज आ गया। जब आप पीरियोडिक टेबल में लिखेंगे, आप ना इसको लिखेंगे ना इसको लिखेंगे, इनका एवरेज करके ऊपर 35.5 लिखा होगा। चेक करिए पीरियोडिक टेबल में, अगर आपके पास है तो। क्लोरीन एक ही बार आता है, दोनों आइसोटोप अलग अलग से नहीं लिखे जाते हैं, एक ही बार लिखा गया है, और ऊपर जो है वो इनका वेटेड एवरेज है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट है। और क्लोरीन की तरह और भी होते हैं आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल अभी हम देंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी छोटी सी चीज पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है इसमें, एक और एग्जांपल। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आपको पता है एक ही बार लिखा गया है पीरियोडिक टेबल में। अब हाइड्रोजन भी 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, H11, H12, H13। ये देखिए H11, H12, H13, क्या फर्क है इसमें? ये जो न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी 1 ही है, यानी न्यूट्रॉन नहीं है इसमें। ऊपर वाला नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन देता है, जो कि 1 है, और प्रोटॉन 1 है। ऊपर वाला नंबर यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नीचे वाला नंबर यानी प्रोटॉन। जब तक लिख के नहीं करोगे ना, नहीं समझ पाओगे। खुद ट्राई करो, इन सब में फाइंड आउट करो, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से शो करो। वीडियो पॉज कर लो, शो करो किसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है। इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन 0 हो गए। तो इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2 हो गया, तो इट हैज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। इट हैज 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 3 है, तो इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली एक ही होगा। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अपनी मर्जी है एलिमेंट की, एलिमेंट कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है हम कुछ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। इनके नाम है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। ठीक है, तो जब पीरियोडिक टेबल में लिखा जाएगा, हाइड्रोजन एक ही बार लिखा जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट H1। ऊपर ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। इनका एवरेज लेंगे, M1% 1 प्लस M2% 2 प्लस M3% 3। इनका एवरेज आएगा, चेक कर लीजिए पीरियोडिक टेबल में, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कोई एक डेसिमल वाला नंबर है जो कि इस फॉर्मूले से निकाला गया है। ठीक है, इस पे आपकी बुक में क्वेश्चन है पीछे असाइनमेंट में, तो उसको ट्राई कर लीजिएगा प्लीज। तो पहला हमारा जो एलिमेंट का नेमिंग था वो था आइसोटोप्स। सेकंड है आइसोबार्स। इसमें उल्टा होता है, इसमें डिफरेंट Z बट सेम A, यानी नीचे वाला नंबर अलग है, ऊपर वाला नंबर सेम है। एग्जाम्पल देखिए, H13 और He23।
H13 अभी हमने देखा था, ट्रिशियम हाइड्रोजन वाला था, हाइड्रोजन का तीसरा फॉर्म था। और हीलियम 2 अर्थ, इनमें देखिए डिफरेंट Z, नीचे वाला नंबर डिफरेंट है, ऊपर वाला नंबर सेम है। दे हैव डिफरेंट Z बट सेम A, ऊपर वाला नंबर सेम है। ठीक है ना, नाम अलग अलग होगा क्योंकि नाम जो होता है एलिमेंट का वो नीचे वाले नंबर से डिसाइड होता है। अगर नीचे वाला नंबर सेम होता तो दोनों का नाम भी सेम होता। जैसे ये था H11, H12, H13, नीचे वाला नंबर सेम था ना आइसोटोप्स में, तो तीनों का सिंबल भी हाइड्रोजन ही था। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, नीचे वाला नंबर सेम था तो दोनों का नाम क्लोरीन था। यहां दोनों का नाम सेम नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला नंबर तो अलग है ना, नाम ऊपर वाले नंबर से डिसाइड नहीं होता है, नीचे वाले से होता है। तो सेम ए, ऊपर वाला नंबर सेम है पर नीचे वाला नंबर अलग है। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इन दो एलिमेंट्स में, दे आर आइसोबार्स। ठीक है, और फिर एक और है तीसरा, आइसोटोन्स। इसमें दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ना ऊपर वाला नंबर सेम है ना नीचे वाला नंबर सेम है, पर ऊपर और नीचे वालों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ A एंड Z, यानी A माइनस Z सेम आता है। ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर जो आएगा सेम आएगा। K 1939 और कैल्शियम 2040। एलिमेंट अलग अलग, हर एलिमेंट, मोस्टली एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो K है हर जगह 1939 हो सकता है K 19 और ऊपर 40 भी होता। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहां पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ना नीचे वाला नंबर सेम है दोनों का, ना ऊपर वाला सेम है, पर जरा A माइनस Z करो, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करो। इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स है, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करा, 20 न्यूट्रॉन्स है, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन्स है। ऐसे एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स are called as isotones. N word से याद रखिए, they are having the same number of neutrons. ठीक है, so this was the introduction of the chapter. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना उतना आसान नहीं है जितना एटम के बारे में है, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल। आपका जो अभी ये वेरी कितना है, ये देखिए, आपका जो हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी कितना स्मॉल है वो, तो ये जो न्यूक्लियस है ये हाइड्रोजन का n इक्वल टू फर्स्ट शेल है। अगर मैं फर्स्ट शेल का रेडियस आपसे पूछूं तो क्या आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट शेल के रेडियस का? रिकॉल करो, पिछले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शेल के रेडियस का। रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। n को 1 डाल दीजिए तो रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, यानी 10 की पावर -10 मीटर। जो न्यूक्लियस है उसका अगर हम रेडियस की बात करें, अब हम इस न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस R इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3। नया फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स अस द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें R0 एक कांस्टेंट है, R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और -15 मीटर को हम फर्मी भी बोलते हैं, तो 1.2 फर्मी। अब जरा फाइंड आउट करिए, हाइड्रोजन की बात ही कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जो था उसका रेडियस निकाला। अब फाइंड आउट करिए कि हाइड्रोजन H11, हम जब स्टडी करेंगे H11 के लिए करेंगे, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस?
तो R इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ए यानी ऊपर वाला नंबर 1⁻⁻3। तो रेडियस आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पर, -10 मीटर के ऑर्डर का था, ये -15 मीटर के ऑर्डर का है। तो द न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, ऑलमोस्ट 10⁵ टाइम्स स्मॉलर, यानी 1 लाख टाइम्स। इमेजिन करो अगर हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के शेल से 1 लाख टाइम्स छोटा है। यानी इफ दिस इज द एटम, जो न्यूक्लियस होगा वो तो इतना सा होगा या इससे भी छोटा होगा, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन शेल, न्यूक्लियस का साइज। तो इसीलिए न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज द साइज वॉज सो स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द न्यूक्लियर रेडियस किसी भी एलिमेंट का। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं एलिमेंट है एल्यूमिनियम 1327, फाइंड आउट करिए इसके न्यूक्लियस का रेडियस। तो फॉर्मूले में जब आप डालेंगे a 27⁻⁻3, a इज द मास नंबर यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिलाकर 27 होते हैं। तो यहां से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू फॉर्मूला इन दिस चैप्टर विच गिव्स अस द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। हो सकता है आपसे वो रेडियस की जगह वॉल्यूम पूछ ले, तो यहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो 4/3πr³ करके। अब वॉल्यूम से ही एक चीज आपको पढ़ाते हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। एक डेरिवेशन करते हैं, कोई एक एलिमेंट, जनरल एक एलिमेंट ले लेते हैं x, कुछ भी हो सकता है, इसमें नीचे z है ऊपर a है। ये हो सकता है इट कैन बी हाइड्रोजन 11, इट कैन बी सोडियम 1123, इट कैन बी एल्यूमिनियम 1327, यूरेनियम 92 235, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नीचे वाला नंबर जो भी है मैंने बोल दिया z है, और ऊपर वाला नंबर जो भी होगा व्हाटएवर एलिमेंट इट इज मैंने बोल दिया a है। इसका जो न्यूक्लियस होगा उसकी मेरे को डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब न्यूक्लियस की बात करें अगर, लेट अस इग्नोर अबाउट द इलेक्ट्रॉन शेल्स, हम बात सिर्फ न्यूक्लियस की कर रहे हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो तो हमें डायरेक्टली पता लग गया z, नीचे वाला नंबर मेरे को डायरेक्टली बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है a, तो न्यूट्रॉन हो गए a माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी z, तो न्यूट्रॉन्स हो गए a माइनस z। ठीक है ना, यानी इसके न्यूक्लियस में z प्रोटॉन्स होंगे, वट एवर इज द नंबर z, उतने प्रोटॉन्स होंगे, और न्यूट्रॉन्स होंगे a माइनस z। ठीक है, अज्यूम करते हैं, लेट अस से लेट द मास ऑफ अ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बी m0। बहुत ही हल्का सा उनमें फर्क होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में। अभी हम उस बात को निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, द मास इज m0। आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रोटॉन का मास हम लेंगे mp, न्यूट्रॉन का मास लेंगे mn। हल्का सा वेरी स्लाइट डिफरेंस होता है, अभी के लिए उस बात को इग्नोर कर दीजिए। तो मैंने मास ले लिया m0। अब जरा फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, डेंसिटी और क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे को मास न्यूक्लियस का निकालना है, वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का निकालना है। तो जो डेंसिटी आएगी, अब न्यूक्लियस का मास z प्रोटॉन्स है, और हर प्रोटॉन का मास कितना है m0, तो z इंटू m0। देखिए ना, लॉजिक समझिए, कितने प्रोटॉन है z, इट हैज z प्रोटॉन्स, हर प्रोटॉन का मास कितना है
एम नॉट, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना हो गया Z इंटू एम नॉट, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं A माइनस Z, और हर न्यूट्रॉन का मास कितना है इंटू एम नॉट। तो ये प्रोटॉन्स का मास हो गया, ये न्यूट्रॉन्स का मास हो गया, टोटल कर दीजिए, टोटल मास आ गया न्यूक्लियस का। अब कोई बच्चा सोच रहा है हमने इलेक्ट्रॉन्स के मास को क्यों नहीं लिया, उसको इग्नोर कर रहे हैं क्या? बताओ, सोच के बताओ। मैंने प्रोटॉन्स का मास ले लिया टोटल, न्यूट्रॉन्स का ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या छोटा है इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम डेंसिटी निकाल रहे हैं न्यूक्लियस की, यानी सिर्फ इतने पार्ट की डेंसिटी निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो न्यूक्लियस के बाहर है, ना हम इलेक्ट्रॉन्स का मास लेंगे ना हम वॉल्यूम लेंगे, हम मास और वॉल्यूम सिर्फ न्यूक्लियस का लेंगे। इट इज फॉर द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स थे, हर एक प्रोटॉन का मास m नॉट था, Z m नॉट। न्यूट्रॉन्स A माइनस Z थे, मास m नॉट था, A माइनस Z m नॉट, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। और r को आप पुट कर सकते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, r को आप पुट कर सकते हैं r नॉट a की पावर 1/3। चलिए, अब अपने आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व अपने आप करोगे सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे ना, गारंटी है कि नहीं समझ पाओगे, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया तो भूल जाओगे। तो प्लीज जो कह रहे हैं उसको, बात को मानिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए इसको। 3-4 लाइनें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी कुछ टर्म्स। सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन पर आइए, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्ले करके देखिएगा आगे कि जो आपने करा और जो हम करेंगे वेदर दैट इज सेम और डिफरेंट। चलिए ठीक है, आप लोग चेक करिएगा जो आप लोगों ने करा। जेड एम नॉट प्लस ए एम नॉट माइनस जेड एम नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आता है ए एम नॉट, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आता है 4/3 पाई। अच्छा, यहां हमने ये क्यूब साइन छोड़ दिया था, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर को मैंने लिखा था आर नॉट ए की पावर 1/3, तो ये क्यूब होगा। अब ये क्यूब इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, तो आर नॉट क्यूब, और जब इसके ऊपर आएगा तो ये 1/3 और 3 हट के 1 रह जाएगा, तो ए। ये देखिए, ठीक है ना। अपने आप करा होगा अगर आपने ना, तो आपने अपने आप उस चीज को पहचान लिया होता कि वो क्यूब आना चाहिए था। ए से ए कैंसिल हो जाता है, 3 ऊपर आ गया, 3 एम नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग। अब इसमें बहुत खास एक बात है। खास बात क्या है कि इसमें आप देखिए Z भी कैंसिल हो गया था पहले, और बाद में A भी कैंसिल हो गया। जो वैल्यू आ रही है उसमें तो सब कुछ कॉन्स्टेंट्स ही आ रहे हैं। अगर मैं डेटा पुट करूं तो 3 एम नॉट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14, और आर नॉट जो था अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, न्यूक्लियस का जो रेडियस था आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 में आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और उसका क्यूब है। यहां तो सब कुछ ही कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो डेंसिटी आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब है कि एलिमेंट में Z कितना है और A कितना है इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी आपका एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है जिसमें 1 और 1 है, या यूरेनियम है 92 और 235 है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डेंसिटी तो यही आएगी। यानी हाइड्रोजन की डेंसिटी, हाइड्रोजन के अंदर होने वाले न्यूक्लियस की डेंसिटी, या सोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी, या यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियस है या एल्यूमिनियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी निकालें, वो तो सेम ही आएगी। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल एलिमेंट्स बी इट हाइड्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, यूरेनियम, एनी एलिमेंट,
उस एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट के अंदर, उसकी डेंसिटी यही होती है। ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ऑल एलिमेंट्स हैव सेम न्यूक्लियर डेंसिटी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने तो पढ़ा था अलग अलग चीजों की डेंसिटी अलग अलग होती है, पानी की 1000 होती है, इसकी कुछ और होती है, इसकी कुछ और होती है। वो बात आप कर रहे हैं ओवरऑल एटम की, ओवरऑल मटेरियल की। हम ये नहीं कह रहे कि हाइड्रोजन की डेंसिटी है, दिस इज नॉट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डेंसिटी तो बिल्कुल अलग होगी। ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस है, ये उसकी डेंसिटी है। दिस इज नॉट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। इसको जरा कैलकुलेट करो, इसको 1 डेसिमल तक कैलकुलेट करो और उस वैल्यू को फिर हम याद भी कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आया पेपर में, कोई भी एलिमेंट दे देगा, वो कहेगा आपको आयरन, आयरन के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी डेंसिटी बताइए क्या है, यही वैल्यू लिख दीजिएगा। आयरन की जगह उसने पूछ लिया कोई और एलिमेंट है, सपोज कैल्शियम, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी क्या है, यही वैल्यू लिख दीजिएगा। एलिमेंट से तो बेसिकली फर्क ही नहीं पड़ रहा। एलिमेंट तो हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे दे, जिससे कि बच्चा सोचने लग जाए इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। किसी भी एलिमेंट की अगर वो बात करता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी तो यही आएगी। कैलकुलेट करो, चलो 1 मिनट का टाइम लो, पॉज करो, इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, ट्राई करा आप लोगों ने। तो डेंसिटी जो है इट विल कम समवेयर अराउंड 2.3 इसके आसपास आएगी, इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब जरा देखिए वैल्यू कितनी बड़ी आई है। हम बात कर रहे थे पानी की डेंसिटी 1000 होती है, यहां देखिए 10⁻17। यानी अगर हाइड्रोजन की या सोडियम की या एल्यूमिनियम एटम की बात करोगे ना, वहां डेंसिटी में बहुत कम आएगी, 1000 के आसपास डेंसिटी आएगी, उससे कम ही आएगी। पर उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी देखिए डेंसिटी कितनी ज्यादा है। यानी न्यूक्लियस में मास कितना टाइटली, कितना कॉम्पैक्टली वो पैक हुआ हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है न्यूक्लियस की। पर किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, हाइड्रोजन का, सोडियम का, एनी एलिमेंट, न्यूक्लियस की डेंसिटी यही होगी। कंफ्यूज करने के लिए अगर वो पूछता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही कराना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है। एग्जिस्ट क्यों करता है का मतलब, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन तो कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नहीं है, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा। और प्रोटॉन्स वो अट्रैक्ट करने की बजाय वो तो उल्टा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन, अब डिस्टेंस देखिए कितना कम होगा, न्यूक्लियस का साइज इज सो स्मॉल, तो इनके बीच के जो डिस्टेंसेस होंगे वो तो बहुत ही कम होंगे। तो उस हिसाब से तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। और इतना ज्यादा रिपल्शन होगा तो ये लोग तो अलग ही हो जाएंगे। तो इनको आखिर न्यूक्लियस के अंदर रखा कैसे गया है, ये लोग आपस में रिपेल करके बाहर क्यों नहीं निकल आते। यानी वाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल, या न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही कैसे कर सकता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों गोल घूम रहा है वो हमें समझ में आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। पर वो पॉजिटिव चार्ज ही इकट्ठा कैसे है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करके बाहर ही क्यों नहीं आ जाते, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल। ठीक है, आज जो कराया उसको रिवाइज करके क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो कुछ डाउट्स हैं उनको मार्क कर लो, फिर उनको आगे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।